अब मजा आएगा मित्रों। अब सभी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। भाग 3, मजेदार और तर्केदार। और हाँ, इस बार कोई छोटा मोटा रहस्य नहीं खुलेगा। खुलेगा तो सिर्फ कांतारा जंगल का रहस्य। हाँ दोस्तों, इस बार कहानी में कुछ नया है, ऐसा जो आपने न पहले सुना होगा न कभी देखा होगा। तो इंतजार खत्म हुआ, अब चलें कहानी की ओर। वो बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंतर जिसको दशरथ देख न पाए। अरे पंडित जी, आप आ गए? क्या हुआ? आप बहुत सवेरे सवेरे मेरे घर मेरी अम्मा को देखने आए हैं। क्या हुआ पंडित जी? अभी तुम्हारी अम्मा मरी नहीं क्या? अमरत्व का चावल चबाकर आई है क्या? 1 साल हो गए, लेटे लेटे पर मरने का नाम ही नहीं ले रही। सुनो अम्मा, जल्दी टपको, हमको तुम्हारी श्राद्ध करनी है। खामखा लेटे लेटे बच्चों को तकलीफ दे रही हो, जैसे तो पेंशन पा रही हो, मरने का नाम ही नहीं ले रही हो। अरे वो पंडित, तेरा दिमाग खराब है। पूरे गांव में तेरा एक ही काम है, कोई बूढ़ा आदमी मर जाए और तू उसकी श्राद्ध कर ले। भाग जा इधर से, नहीं तो तेरी श्राद्ध मैं तेरा कर दूंगा। ठीक है, जा रहा हूं। अम्मा के मरते ही मेरे घर आ जाना, श्राद्ध मैं ही करूंगा। बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूं। अरे तेरे पंडित के, रुक तो। भागो भैया भागो। पंडित थोड़ा आगे बढ़ा और फिर उसे एक मरा हुआ व्यक्ति दिखा, जहां कुछ परिजन इकट्ठे होकर रो रहे थे। पंडित वह देखकर वहीं रुक गया और सोचने लगा, यार लगता है जैसे कोई टपक गया है, पर कौन मरा है मुझे पता नहीं है। इसके घर में 2 ही थे, एक बुढ़ा और उसका बेटा। इसका मतलब बुढ़ा टपक गया, मतलब मेरे श्राद्ध का काम मिल गया। जय हो बप्पा जी, आपने मेरी बातें सुन ली। आहा, मजा आ गया। पंडित को हमेशा एक ही काम था, लोगों का श्राद्ध करवाना, क्योंकि पंडित का मानना था जो भी मर गया वो इस मोह माया की दुनिया से मुक्त हो गया और उसका श्राद्ध कर उसकी आत्मा को भी मुक्त कर देना। इतना सोचकर पंडित आगे बढ़ा। वहां पर सभी रो रहे थे। तभी पंडित जाकर नाटक करने लगा। अरे बुढ़ू, काहे मर गए यार? इतनी छोटी सी उम्र में क्यों छोड़कर चले गए हम सबको? तुम्हें पता होना चाहिए, इस महंगाई में कोई पंडित श्राद्ध करने को मिलेगा ही नहीं। या तो भगवान का शुक्र है कि मेरे जैसा सस्ता पंडित घर घर भेज देता है। तुम सभी चिंता मत करो, चाचा के मरने का जितना दुख तुम सबको है उतना दुख मुझे भी है। इसलिए जब श्राद्ध हो मुझे बुलाओ, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा और कम पैसे भी लूंगा। अरे पंडित जी चुप रहो, ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ये कोई चाचा नहीं है, चच्ची है, और ये लोग श्राद्ध नहीं करवाते क्योंकि ये मुसलमान हैं। तुम गलत जगह आ गए पंडित। इससे पहले कि ये सब आपको पीटे, आप यहाँ से निकल लो। क्या बक रहे हो? ये सब मुसलमान हैं, पर कपड़ों से तो लग नहीं रहा है, तो मैं कैसे जानूं? वो मुझसे गलती हो गई, मुझे भागना चाहिए। हाँ पंडित जी, भागो। इस गांव में केवल एक ही घर मुसलमान का है, और जो खड़ा है सामने उसका बेटा सलीम है। ये केवल अपनी अम्मा के साथ रहता था। हम सब हिंदू भाई इसकी मदद करने आए हैं। अच्छा, तो मैं भागता हूं भैया, आज का दिन खराब है, अब पंडिताई को छोड़ना ही पड़ेगा। इतना बोलकर पंडित वहां से भाग लेता है और भागते भागते वो मदन के गांव पहुंच जाता है। मदन के गांव जाकर मदन से मिलता है और फिर मदन से कहता है, मदन भाई, अब मुझे पंडिताई छोड़नी पड़ेगी।
क्योंकि मुझे काम मिल नहीं रहा है और जो भी राजा के पैसे मिले थे मैंने उनसे गरीबों की मदद कर दी। जिनके पास घर नहीं है था उनका घर बनवाया, जिनके पास गाय नहीं थी उन्हें गाय दी, जिनके पास फैसले नहीं थे उन्हें अनाज खरीद कर दिया। अब मैं क्या करूं बताओ, एक भी पैसा नहीं बचा मेरे पास। और मैं किसी से उधार मांगने नहीं जाऊं, ऐसी मेरी आदत नहीं। बोलो अब मैं क्या करूं? पंडित जी, अब कुछ करना नहीं है। आपको याद है अपना एक साथी जिसकी शक्तियां छीड़ हो गई थी? अब हम सबको उसकी मदद करनी होगी। एक नया सफर जारी करना होगा, क्योंकि 2 बार उसने मेरी मदद की। अब इस बार हमें उसकी मदद करनी होगी। हाँ बिल्कुल, हम दोनों को उसकी मदद करनी ही होगी। इसके लिए हमें उसके पास चलना होगा, उस नदी के किनारे जहां पर उसने मिलने को बताया था। इतना बोलकर दोनों उस नदी के किनारे जाने लगते हैं। और थोड़ी देर में नदी के पास पहुंच जाते हैं और फिर जिन्न को बुलाने लगते हैं। अरे भाई जिन्न, कहाँ हो? आ जाओ, वक्त आ गया है चिरागी दुनिया चलने का। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ, कहाँ छुपे हो? मदन की इतना बोलने के बाद भी जिन्न वहां पर नहीं आता। तभी पंडित मदन से कहता है, मदन, तुम्हारे बुलाने पर वो नहीं आया। देख लेना, मेरे एक बार बुलाने पर जरूर आएगा। अरे वो मोटा सांड कहाँ मर गया है जो तुम्हारे तक आवाज नहीं जा रही है? आ जाओ भाई, नए सफर की शुरुआत करें। पंडित के इतना कहते ही एक प्रकाश हुआ और फिर जिन्न वहां पर आ जाता है। जिन्न को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसा लगता है मानो कि उनका कोई बचपन का बिछड़ा साथी मिल गया हो। क्या हुआ पंडित, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मैं बहरा नहीं हूं, सारी बातें सुन रहा था। अब कोई समुद्र के अंदर से अचानक आ तो जाएगा नहीं, न थोड़ा समय तो थोड़ा लगेगा भाई। अब बोलो, अच्छा क्यों बुलाए हो मुझे? अरे यार, बड़े भुलक्कड़ हो, बादाम वदाम खाया करो। इतने मोटे हो गए हो पर दिमाग थोड़ा भी नहीं है। भूल गए हम सबको चलना था चिरागी दुनिया। अब चलो, वक्त आ गया है वहां चलने का। वो हो आबरा काडाबरा, मैं तो भूल ही गया था। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित और मदन कि तुम दोनों ने मेरी बातों को सुना और समझा। अब चलो। वे तीनों चिरागी दुनिया की तरफ निकल पड़े। चलते चलते कई दिन बीत गए। खाने को कुछ नहीं था और पीने के लिए पानी कहीं कहीं मिलता, कहीं पर नहीं मिलता। लेकिन सबने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वे सब एक और बड़े जंगल में पहुंचे, जहां पर एक शेर का कंकाल पड़ा हुआ दिखाई दिया। मदन बोला, तो इसे जिंदा कर दूं? क्योंकि मैं पंचतंत्र की कहानी पढ़ा हूं, जैसे 5 पंडित मिलकर एक शेर को जिंदा कर देते हैं, वैसे मैं अकेले ही शेर को जिंदा कर दूंगा। लेकिन तुम सब डरोगे नहीं तब? पंडित, फिजूल की चीजों में वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझे थकान लगी है और मैं सोने जा रहा हूं। जब तुम दोनों इस शेर को जिंदा कर दोगे तो मेरे पास आना, तब मैं चलूंगा। ठीक है यार, तुम्हें थकान लगी रहती है, हमेशा खाकर मोटा सांड हो गए हो। लेकिन थकान ऐसे लगती है जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो। जाओ, आगे पेड़ के नीचे आराम करो, मैं अभी इसे जिंदा करके आता हूं। हाँ पंडित, सही बोल रहे हो। हम दोनों आज इस शेर को जिंदा करेंगे। जिंदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो मजे लेकर जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम सबको करो, तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर जिन वहां से चला जाता है और फिर पंडित व मदन वहीं पर रुक जाते हैं। सुनो, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं और तुम हाथ जोड़कर वही मंत्र अपने मन में दोहराओ, नहीं तो मेरा मंत्र तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगा और तुम भी शेर बन जाओगे। मैं मंत्र शुरू करने वाला हूं। मदन, तुम तैयार हो जाओ। इतना बोलकर पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। काफी देर तक मंत्र पढ़ता है, लेकिन किसी भी तरह का प्रभाव मरे शेर के कंकाल पर नहीं पड़ता।
काफी समय तक मदन खड़ा रहता है और फिर पंडित से कहता है, पंडित, सच सच बताओ, तू फेंक तो नहीं रहा है? क्योंकि मैं तेरी बातों को लपेट नहीं पाऊंगा। अगर तुझे मंत्र आता है तो मेरा समय बर्बाद कर नहीं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। यार मदन, तुम हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैंने बोला ना, जो मंत्र मैं बोलूं उसी मंत्र को तुमको दोहराना है। इधर उधर कहीं देखना नहीं, बस मंत्र को दोहराना है और खड़े रहना है। ठीक है, मैं मंत्र शुरू कर रहा हूं। इतना बोलकर पंडित मंत्र दोहराता है। काफी देर मंत्र पढ़ने के बाद एक शेर की आवाज सुनाई देती है। शेर की आवाज सुनकर बोलता है, पंडित, शेर का कंकाल तो सामने है, पर आवाज पीछे से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल का सच वाला शेर पीछे आ गया हो और हमें खाना चाहता हो? हाँ मदन भाई, आंखें खोलो और देखो, क्या सामने अभी भी कंकाल है या कंकाल शेर बन गया? अरे पंडित, सामने अभी भी कंकाल है। मुझे तो लग रहा है भैया, शेर पीछे आ गया। पंडित, तू अब खुद भी मरेगा और मुझे भी मारेगा। तू श्राद्ध करने के लिए भी नहीं बचेगा। मैं तुझ पर विश्वास किया, तूने विश्वासघात किया। अरे मदन, पीछे घूम के देखा जाए कि शेर कैसा होता है। मैंने पहले कभी शेर देखा ही नहीं है। अरे शेर तेरा मौसा नहीं है पंडित, जो तू उसको देखेगा। अरे वो शेर है, किसी का सगा नहीं होता। जंगल में जो भी आता है वो उसका खाना बन जाता है। इतना बोलकर दोनों पीछे देखते हैं कि वहाँ पर एक सच में शेर आ गया होता है। शेर को देखकर दोनों डर जाते हैं और अपने ही जगह पर चिल्लाने लगते। अरे जिन भाई, बचा ले यार, पंडित की वजह से आज मैं फंस गया हूँ। दोबारा कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करूँगा। एक बार आकर बचा ले भाई, बचा ले। अरे मोटे सांड, मोटे गैंडे, बचा ले भाई, मैं कसम खाता हूँ फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। एक बार बचा लो मेरे भाई। इतना कहते ही जिन वहाँ पर आता है और शेर को मार मार कर बेहोश कर देता है और फिर मदन और पंडित को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाता है। अरे भैया, जान बची लाखों पाए। अब कभी भी इस पंडित के जाल में नहीं आऊंगा। पंचतंत्र की कहानी अपने पास रखे रखे मुझे सुनकर मरना नहीं है। पंडित, तू यार आधे दिमाग का है क्या? बार बार मौत के मुंह में लेकर जाता है। अब बस करो, अब आगे की तरफ चलो और ध्यान रहे, ऐसी गलती दोबारा मत करना। इतना बोलकर तीनों सफर की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी चिरागी गुफा नहीं दिखाई देती है। चिरागी गुफा के ना मिलने पर जिन मदन और पंडित से कहता है, पंडित, चिरागी गुफा यहीं पर होनी थी, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी गलत जगह पर आ गए हों? लेकिन मैं गलत जगह पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक जिन्न हूँ और मुझे चिरागी गुफा तक का रास्ता जरूर मालूम होना चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब चिरागी गुफा गायब हो गई है? मतलब अब गुफा भी गायब होने लगी? क्या बात है, गजब पागल तुम दोनों लोगों ने। मदन, सोच समझ कर बोल, मैं पागल नहीं हूँ। और जो तू सबको बोल रहा है, सोच समझ कर बोल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है इस सांड की गलती है। इसने ही हम सबको यहाँ तक लाया। मैं तुझको नहीं बोल रहा हूँ पंडित, मेरा दिमाग खराब हो गया है। बिना कुछ खाए पिए पागलों के जैसा इधर उधर घूम रहे हो यार। कसम से थक गया हूँ। बोलो, अब क्या किया जाए? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब से इसने अपनी पंचतंत्र की कहानी सुनाकर शेर को जिंदा किया है। हाँ, तो मेरी क्या गलती है? मैंने मंत्र लगाया, शेर जिंदा नहीं हुआ। जो सकता है मंत्र गलत हो गया हो, लेकिन जिंदा शेर आ गया। तो बोलो, मेरी क्या गलती है? अरे तुम दोनों शांत रहो यार। जब देखो तब लड़ते रहते हो। अगर लड़ाई करनी है तो अलग अलग हो जाओ। मैं अपना सफर यहीं पर समाप्त करता हूं। थोड़ी देर सोच समझकर कुछ सुझाव दो।
किसी ऐसे की तलाश करो जो भटके राहगीरों को रास्ता बता सके। इतनी बात सुनकर सभी थोड़ी देर शांत हो जाते हैं और फिर कुछ सोचने के बाद मदन दोनों से कहता है, अगर हमें रास्ता पूछना है तो सबसे पहले हमें गांव जाना होगा और गांव जाकर हम रास्ता पूछकर फिर यहीं पर आएंगे। बोलो दोस्तों, मेरा आइडिया कैसा है? एकदम बकवास। तुम आइडिया ही मत दो भैया। इतना घना जंगल है कि हमें ये नहीं पता हम आए किधर से हैं और हम चले गांव घूमने। मदन की बातें एकदम फिजूल की हैं और मेरी बात मानो, मुझे उठाकर आसमान में फेंको, फिर मैं रास्ता देखूंगा कि किधर को जाना है। तुम दोनों माफ करो, हमको रास्ता तुमसे पूछना ही नहीं है। बस शांति बनाए रखो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। हे जंगल के रक्षक, हम आपके जंगल में रास्ता भटक गए हैं और हमारा कोई गलत मकसद नहीं है। बस हम चिरागी दुनिया तक जाना चाहते हैं। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं तुम्हें बता सकता हूं चिरागी दुनिया तक जाने का रास्ता। तुम भटक गए हो क्योंकि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं बल्कि मायावी जंगल है, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और आकर भटक गए थे। तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो भटक ही जाओगे। पर आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरे साथ छल कर रहे हो या मेरा विश्वास तोड़ दे बाद में? इसलिए पहले आप अपना परिचय बताइए, तभी आगे बात बढ़ पाएगी। वो हो, अच्छा तो तुमको मेरा परिचय जानना है तो सुनो। मैं हूं इस जंगल का रक्षक वृक्षराज। मैं तुम्हारे जैसे हजारों राहगीरों को रास्ता बताया हो। जिन्होंने मेरी बात मानी वे वापस तो लौट आए और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी वो आज तक नहीं लौटे। तो तुम सोच लो कि तुमको मुझ पर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं। वृक्षराज की इतनी बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। उन सबके पास और कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि जिनको चिरागी गुफा आए कम से कम 500 साल हो गए थे और अब उसकी शक्तियाँ छिड़ हो गई। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग अगर इन चीजों में करता है तो वो नष्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम सब आप पर विश्वास करते हैं। बताइए, चिरागी दुनिया जाने के लिए हमें किधर से जाना होगा? क्योंकि हम सब काफी परेशान हो चुके हैं और अब इतनी क्षमता नहीं बची कि हम सब भटक कर अपना सब कुछ बर्बाद करते रहे। इसलिए एक उचित समय को ध्यान में रखते हुए ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम सब वहां तक जा सकें। चिरागी दुनिया आपको मिलेगा कांतारा जंगल में, और उस कांतारा जंगल का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। वहां पर जाना किसी मौत से कम नहीं। वहां पर कदम कदम पर आपको मौत से लड़ना होगा। अगर बच गए तब तो ठीक, नहीं तो आपकी चीख उस जंगल से बाहर नहीं निकलेगी। यार बोल ऐसे रहे हो जैसे आप वहां पर गए हो। भाई डराओ मत, क्योंकि हम सब पहले से डरे हुए हैं। तुम डराकर खामखा हमारी सबकी हिम्मत को कमजोर कर दोगे। इस मोटे गैंडे को मत देखो अगर, और इस बार ये थकेगा तो हम दोनों को इसे छिदा कर लेकर जाना पड़ेगा इसको। पंडित तुम शांत रहो। वृक्षराज, हम सबको गोल गोल घुमाओ नहीं, क्योंकि हमारे सबके पास इतना समय नहीं बचा कि हम आपसे बात करते रहें। माफ करना, हमें ऐसा बोलना उचित नहीं लगा। फिर भी मैंने बोला क्योंकि हम सब सच में थक चुके हैं। बस एक हिम्मत है और वो हो तुम। अगर आप रास्ता बता देंगे तब हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी और सफल को आसान कर देगी। हाँ वृक्षराज जी, अब समय बर्बाद ना करें। हमें कांतारा जंगल जाने का रहस्य बताएं। हम सब कांतारा जंगल कैसे पहुंचेंगे? सुनो, कांतारा जंगल अब जंगल नहीं रहा। अब वो पर एक राज्य बन चुका है जहां पर लोग रहते हैं, राजा शासन करता है। अब उस जंगल का नामो निशान नहीं बचा कि तुम उसे पहचान सको। तो हम सब कांतारा जंगल कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आपका मतलब कांतार जंगल अब खत्म हो गया है? तो हम सब कैसे वहां तक पहुंचेंगे? कोई ऐसा रास्ता है कांतारा जंगल पहुंचने का? तो बताओ।
मदन, तुम पागल हो। अगर जंगल काटकर राजमहल बना दिया गया है तो अब हम उस जंगल के रहस्य को सुलझाएंगे कैसे? और जब तक रहस्य सुलझेगा नहीं तब तक चिरागी गुफा बाहर आएगी नहीं। ये सब क्या हो रहा है अपने साथ? जब कोई आगे रास्ता दिखाता है तो आगे एक नई मुसीबत बनकर आ जाती है। अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपके पास कोई उपाय है वृक्षराज जी, जिससे हम सब चिरागी दुनिया पहुंच सकें और अपना सफर समाप्त कर सकें? कोई भी रास्ता जो कठिन से कठिन बताइए, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। हम वहां तक कैसे पहुंचें, ये बताओ। बस केवल एक ही उपाय है कि अब तुम्हें अपने भूतकाल में जाना होगा, मतलब भूतकाल में जाना होगा, और उसके लिए तुम्हें एक ज्ञानी और प्रतापी साधु से मिलना होगा, क्योंकि वही तुमको भूतकाल में ले जा सकता है। अब तुम जा सकते हो। हमें जो बताना था हमने आपको बता दिया। अब आप एक अच्छे साधु की तलाश करो जो आपको भूतकाल की तरफ ले जा सके। क्या भूतकाल भी जाना होगा? पर ऐसा कौन कर सकता है? मेरे संपर्क में ऐसा कोई साधु नहीं जो हम सबको भूतकाल ले जा सके। मदन और पंडित, अगर तुम्हारे संपर्क में कोई है तो मुझे बताओ। हम सबको वहां तक जाना होगा, तभी हम भूतकाल में पहुंचकर उस कांतारा जंगल में पहुंच सकेंगे, अन्यथा हमारा सफर व्यर्थ जाएगा। ऐसा कोई साधु तो मेरे संपर्क में नहीं है, क्योंकि मैं पंडितों पर भरोसा नहीं करता। एक बार करके देख लिया, अब दोबारा कभी नहीं करूंगा। बार बार मैं अपनी मौत से नहीं खेल सकता। मुझे भी अपनी जिंदगी प्यारी है। मतलब क्या, एक बार मुझसे गलती हो गई तो मुझे बार बार सुना रहे हो मदन? याद रखना, इस दुनिया में ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं जो पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दे, इसलिए किसी को हल्के में मत लो। मेरे गुरु को जानते हो, नीलमणि व्यास महाराज? उन्होंने एक बार समुद्र के पानी को आसमान में फेंक दिया था। उनके पास प्रखंड शक्तियां हैं, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक बार ज्ञान के दौरान उन्होंने हम सभी से कहा था कि भूतकाल भी जाया जा सकता है और हम अपने उस दिन को सही कर सकते हैं जिसको हमने गलत किया है। लेकिन इसके लिए उस मंत्र का साधना करना बहुत कठिन है। तुम कर सकते हो पंडित, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आखिरी उम्मीद तुम हो। अब हम सबको व्यास महाराज के पास जाना ही होगा। और हां, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वृक्षराज, आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अब हमें जाने की आज्ञा दे। वृक्षराज से आज्ञा लेकर तीनों कालिंदी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत जाता है और फिर आखिरकार वे सब उस साधु के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर उनसे सारी बातें बता डालते हैं। तब साधु उन सभी से कहता है, देखो बेटा, ऐसे हम मंत्र को नहीं दे सकते, लेकिन मथुरा पंडित मेरा शिष्य था, इसलिए मैं इस मंत्र को उसे दूंगा और मुझे विश्वास है कि ये अपनी जिंदगी का आखिरी मौका कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे शिष्यों में कोई कमजोर था तो मथुरा पंडित था। इसको कभी भी कोई मंत्र ठीक से याद ही नहीं हुआ, बस इसे खाने की जल्दी रहती थी। वो हो, तभी तो मैं सोचूं कि कोई मरा हुआ शेर कैसे जिंदा कर सकता है। जिंदा तो कर सकता है, पर उसके लिए असली मंत्र का आना भी जरूरी होता है। अरे ना साधु बाबा, हम सब पर रहम करो। इस पंडित को मंत्र बताने से अच्छा है हम दोनों में से किसी एक को मंत्र बता दो और हम उसे याद कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये एक सिद्ध मंत्र है और एक सिद्ध मंत्र केवल अपने गुरु के आदेश से ही उच्चारण किया जा सकता है। माफ करना, तुम दोनों को कोई गुरु नहीं है, इसलिए तुम दोनों इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, बस इसके प्रभाव में रह सकते हो। अगर उससे चरण कोई कर सकता है तो मथुरा पंडित ही कर सकता है। तो साधु बाबा, अब विलंब बनाकर हम सबको भूतकाल जाने का मंत्र दें, ताकि हम शीघ्र से शीघ्र वहां तक पहुंच सकें और अपने काम को अंजाम दे सकें। ठीक है, मंत्र बताने से पहले मेरी एक बात याद रखना।
तुम सबको उस स्थान पर जाना होगा जहां पर राजमहल बना है और उस राज्य में किसी की मदद करनी होगी। मदद करते ही मदन को मंत्र उच्चारण करने का मन होगा। तब समझ जाना कि ये वही आदमी है जिसकी तुम्हें मदद करनी है। ठीक उसी समय मंत्र का उच्चारण कर तुम सब अपने और उस जंगल के भूतकाल में जा सकोगे। पंडित, मंत्र को याद करो। इतना बोलकर साधु बाबा पंडित को मंत्र देते हैं और फिर वे सब साधु बाबा को प्रणाम कर वहां से आगे उस राज्य की तलाश करते निकल जाते हैं। चलते चलते काफी दिन बीत गए। आखिरकार वे जंगल पार हो गए और फिर रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसको देखकर वह सब बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें अनुमान हो गया था कि अब वह राज्य नजदीक है। इतना सोचकर वे सब उसके पास गए, लेकिन आदमी जिन्न को देखकर डर गया और फिर डर के मारे वहां से भाग गया। तब सभी ने सलाह की अब जिन्न भाई को गुप्त रहना होगा, नहीं तो ऐसे ही राज्य के लोग डरते रहेंगे और फिर हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। इस बात पर जिन्न सहमत हो जाता है और राज्य में किसी को ना दिखने का वादा करता है और फिर वह सब चलते चलते राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वह सब घर घर जाकर लोगों की मदद करने लगे। सुनो काका, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं? जैसे खाने में, पीने में कोई आपको परेशान करता है या किसी चीज का दुख हो तो हमें बताओ, हम सब आपकी मदद करने आया है। हम सब एक जादूगर हैं, आप जो भी मांगेंगे हम सब आपको देंगे, पर आप बाद में हम सबको भूल भी जाएंगे क्योंकि हम अपना परिचय छुपा रहे हैं। बोलो, आपको किस चीज की कमी है? अरे बेटा, हमें किस चीज की कमी होगी बुढ़ापे में? बस खाने के लिए थोड़ा अनाज मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं हुए। अगर मुझे अनाज मिल जाए तो मैं उसे बनाकर खा लूं। बस इतनी मदद कर दो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। बूढ़े आदमी की इतना बोलते ही वे सब समझ जाते हैं कि यही आदमी है जिसकी हमें मदद करनी थी। और फिर इसी बात पर जिन एक चमत्कार करता है और उसके घर में कुछ बोरी अनाज के रख देता है, जिसे देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर में वह उस जादुई अनाज को भूल जाता है। लेकिन इधर मदन को मंत्रोच्चारण करने का मन होता ही नहीं है और फिर वह सब समझ जाते हैं कि हमें गांव में अभी किसी और की मदद करनी होगी। इतना सोचकर वह सब वहां से निकल पड़ते हैं। चलते चलते खेत के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक किसान खेत में काम कर रहा होता है। उस किसान को देखकर वे सब उसके पास जाते हैं और फिर किसान से कहते हैं, अरे सुनो किसान भाई, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मतलब आप किसी चीज से परेशान तो नहीं हैं? अगर आपको किसी चीज की दिक्कत हो और परेशानी हो तो हमें बेझिझक बताएं, क्योंकि हम एक जादूगर हैं। हम सब गरीबों की मदद करने इस राज्य में आए हैं। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो हमें बताएं, हम आपको वो सारी चीज देंगे जिसकी आपको जरूरत है, पर आप थोड़ी समय में उसे भूल जाएंगे कि आपकी मदद किसने की थी। बोलो, आपको किस चीज की कमी है? हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम तो एक किसान हैं। हमें सिर्फ अपनी फसलों से प्यार होता है, इसलिए मेरे खेत को हरा भरा कर दो। इतना ही मेरे लिए सब कुछ है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम इसी से अपने बच्चों का पेट भर लेंगे। वैसे भी मेरे घर में खाने की किल्लत है, बच्चे भूखे रहते हैं। अगर इस बार फसल अच्छी ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। किसान के इतना कहते ही सभी बहुत मायूस हो गए, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि इस बार हमें वह व्यक्ति मिल गया जिसकी हमें मदद करनी थी। इतना सोचकर जिन देखते ही देखते उसका खेत हरा भरा कर देता है और फिर किसान थोड़ी ही देर में सारी बातें भूल जाता है। लेकिन पंडित को अभी भी मंत्रोच्चारण का मन नहीं होता। वे सब समझ जाते हैं कि हमें अभी गांव में चलकर किसी और की मदद करनी होगी, तभी हमारा मकसद पूरा होगा
और फिर वह सब गांव की तरफ बढ़ चले। चलते चलते उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी, जिसे देखकर वे सब रुक गए और फिर उसके पास गए और उससे बोले, अरे अम्मा, आप इतनी उदास होकर क्यों बैठी हैं? क्या हुआ आपको? तबीयत सही है कि नहीं अपनी? अरे घबराए नहीं, हम एक राही हैं और हम इस राज्य में सभी लोगों की मदद करने आए हैं। जो भी मदद करने लायक है उनकी मदद होगी। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी चीज की जरूरत है। अगर है तो अम्मा, आप घबराएं नहीं, हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए, हम आपको उसे लाकर देंगे। और हाँ, आप थोड़ी ही देर में सारी बातें भूल जाएंगी, क्योंकि हम जब किसी को देते हैं तब वो थोड़ी देर में सारी बातें भूल जाता है कि हमें किसने दिया। बोलिए अम्मा, आपको क्या चाहिए? बेटा, हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। इस बुढ़ापे में बस एक साथ चाहिए, जिसे भगवान ने कहीं खो दिया। हाँ बेटा, मेरा एक पोता था जो मेला घूमने गया था, और उस मेले में पता नहीं कैसे मेरे हाथों से छूट गया, और आज 10 साल हो गए मुझे वो कहीं मिला नहीं। बेटा, अगर तुम उसे लाकर मुझे दे सकते हो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। भगवान तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। बिल्कुल अम्मा, आप घबराए नहीं। आपके पोते को ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए धैर्य बनाकर बैठी रहे। सुनो जिन भाई, अम्मा के पोते को अपने जादू से खोजो और जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। मुझे पता है इसको करने में आपकी बहुत सारी शक्तियां छिड़ होगी। हमको तो लगता है यही वो आत्मा है जिसकी हमें मदद करनी है। मदन की इतनी बात सुनकर जिन तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से उसके पोते को ढूंढने लगता है। इन तीनों को दूर खड़ा राजा का मंत्री देख रहा होता है और वह इन सब पर नजर किए हुए खड़ा था, जैसे कि उसे कुछ पता करना हो। और इधर जिन थोड़ी ही देर में उसके पोते को ढूंढ कर ला देता है, जिसे देखकर अम्मा बहुत खुश होती हैं और फिर थोड़ी देर में सारी बातें भूल जाती हैं। लेकिन पंडित का मंत्र उच्चारण का मन नहीं होता है और फिर वो सब उधर से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मंत्री मिल जाता है। तुम दोनों रुक जाओ, तुमने क्या किया मैंने सब देख लिया। अब भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। तुम सब बहरूपिया यहाँ पर आकर मेरे गांव वालों को भ्रमित कर रहे हो, उन पर काला जादू कर रहे हो। तुम कहां से आए हो और कौन हो, मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं मंत्री साहब, हम सब कोई जादूगर नहीं हैं। हम सब तो एक भटके हुए राही है जो आपके राज्य से होते हुए जा रहे थे। और हाँ, थोड़ी बहुत जादुई शक्ति है मेरे पास, इसलिए सोचा मैं गरीबों की मदद कर दूं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर लोगों की मदद करता हूँ। अगर आपको भी मेरी मदद चाहिए तो बताओ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जाल में नहीं आने वाला। तुम दोनों को इतने में भलाई है कि मेरे साथ राज दरबार चलो। तुम दोनों को राजा के पास चलना ही होगा, क्योंकि ऐसे इस राज्य में घूमना सही नहीं है। तो बोलो, चलोगे या फिर मैं अपने बल का प्रयोग करूं? हाँ हाँ बिल्कुल, ले चलिए। हमने कुछ गलत किया ही नहीं, बस लोगों की मदद की। अगर लोगों की मदद करना गलत है तो राजा जो सजा देगा हमें मंजूर है। अब हमें राजा के पास ले चलो। इस तरह बोलकर मंत्री सबको राजा के पास ले जाने लगता है। और थोड़ी ही देर में उन दोनों को राजा के राज दरबार में शामिल कर देता है और फिर राजा से कहता है, राजा जी, ये दोनों पता नहीं किस राज्य से अपने राज्य में आए हैं और गांव वालों पर काला जादू कर रहे हैं। और जब मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा तब ये दोनों बता रहे हैं कि हम उनकी मदद कर रहे थे महाराज। अब आप ही बताएं कि कोई काला जादू से मदद कैसे कर सकता है? क्यों तुम दोनों मेरे राज्य में आकर काला जादू कर रहे हो? बोलो, तुम कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? अगर सच बोलोगे तो जिंदा रहोगे, अगर झूठ बोलोगे तो ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी।
इसलिए जो भी कहना है सोच समझ कर कहना। महाराज हम 2 नहीं हैं, हम 3 हैं। मैं मदन और ये मेरा दोस्त मथुरा पंडित। पंडित, इसके साथ साथ मेरे पास एक नीला हम दोनों का चहीता जिन्न भाई भी है, जो आपको अभी नहीं दिखेगा। दरअसल महाराज, उसकी शक्तियां छीड़ हो गई है और उसी को पाने के लिए हमें चिरागी दुनिया जाना है। और चिरागी दुनिया कांतारा जंगल में है, जिसे आपके पूर्वजों ने कटवाकर ये राज्य बनाया है। हमको वहां तक जाने के लिए एक लोग की मदद करनी होगी, जो इस राज्य का उद्धारक होगा। पर महाराज, हमें वो कहीं मिला नहीं, बस उसी की तलाश में यहाँ तक आ गया। तुम्हारी बातें पूर्ण रूप से सत्य है। हाँ, मेरे पूर्वजों ने कांतारा जंगल को कटवाकर इस पर महल बनवाया, जिसका श्राप अभी तक इस राज्य पर घूम रहा है। मेरे कुल के प्रत्येक पीढ़ी में एक श्रापित बच्चा पैदा होता है, और मेरे भी पीढ़ी में भी एक बच्चा हुआ है, जो पहले एक राजकुमारी थी। जैसे ही मैं उसकी शादी करना चाहा, वो एक बकरी बन गई। हो सकता है आपको उसकी तलाश हो, इसलिए आप मेरे साथ राजकुमारी के पास चले। राजा की बात पर सहमत होकर मदन, पंडित और जिन तीनों राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं। राजकुमारी को ऐसे बकरी के जैसा देखकर वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और फिर मदन उस राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी बोलिए, आपको क्या चाहिए? आपको जो मांगना है मांग लीजिए, क्योंकि हम सब आपको वो चीज जरूर देंगे जो आपको चाहिए। तो आप घबराए नहीं, एक बार हम पर विश्वास कर आप अपने मन की बात कहे, जो भी कहना है। और हाँ राजा जी, आप यहाँ से हट जाए, नहीं तो आप हमें भूल जाएंगे। मदन की इतनी बात सुनकर राजा वहाँ से हट जाता है। तब राजकुमारी कहती है, भैया, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। मैं ऐसे बकरी बनकर नहीं रह सकती। पूर्वजों की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मुझे श्राप मुक्त होना है। राजकुमारी की इतनी बात सुनकर पंडित तुरंत बोल पड़ता है, अरे सुनो सुनो, मेरा मन हो रहा है मंत्र पढ़ने का। बोलो तो मंत्र पढ़ूं, क्योंकि अब और देर मत करो। पंडित की इतनी बात सुनते ही राजा तुरंत वहाँ पर आ जाता है, और फिर मदन राजा को सारी बातें समझा देता है। फिर पंडित को मंत्र पढ़ने को कहता है। तब पंडित मंत्र पढ़ता है, ओम काल देवाय नमः, त्रिलोक पथ संचारिणम द्वारम में उद्घाटय, भूतकाल तत्वम दर्शय, यत्र सत्यम तत्र माम नय, ओम हम फट स्वाहा। इतना बोलते ही उस कक्ष में एक प्रकाश हुआ, और फिर देखते ही देखते तीनों गायब हो गए और कांतारा जंगल में पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही वो सभी बहुत खुश हुए, और फिर एक चैन की सांस लेते हुए अपने सफर की ओर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद पंडित जिंद भाई से कहता है, सुनो जिन भाई, किसी भी श्राप को मुक्त करने के लिए अमर कुंड का जल चाहिए, पर वहां तक जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले हम चिरागी गुफा ढूंढेंगे। जैसे ही तुम्हारी शक्तियां तुम्हें वापस मिलती हैं, वैसे ही तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सब कुछ सही कर दोगे। इसलिए हम सब पहले चिरागी गुफा की तरफ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम चिरागी गुफा के बहुत करीब हैं। बस हम भ्रम में घूम रहे हैं। इसलिए तुम सब साथ चलो। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है, इसलिए सावधानी बनाकर चलो। वे सब इतना बोलकर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक आंख वाला राक्षस आ जाता है। उसे देखकर ये सभी रुक जाते हैं। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। एक बार फिर से नई मुलाकात की। इस बार अपना बदला लेकर रहूंगा। मुझे सब पता है। इस बार मुझसे मुकाबला करना बहुत कठिन है। तुम्हारी हार सोचकर मुझे हंसना आ रहा है। भाई पंडित, ये तो वही है ना जिससे हम पाताल लोक में लड़े थे। पर इसे कैसे पता कि हम बहुत भूतकाल में आए हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सब हम सबसे बदला लेने आए? अगर ऐसा हुआ तो इस बार जिन भाई कमजोर है,
शायद मुकाबला कर पाना मुश्किल होगा। हाँ, अगर इस बार हम सब मारे गए तो इसी भूतकाल में फंसकर मर जाएंगे। ना हम चिरागी गुफा तक पहुंच पाएंगे और ना ही राजकुमारी को श्राप से मुक्त कर पाएंगे। इसलिए हमें जिन भाई को अकेले लड़ने नहीं देना। सब लोग साथ में हमला करेंगे तभी कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, तुम दोनों घबराओ ना, मैं एक जिन हूं। अगर मैं मरने वाला रहूंगा तभी भी ऐसे राक्षसों को उठा उठाकर पटक सकता हूं, इसलिए घबराओ नहीं। हाँ, मुझे पता है मैं लड़ाइयां करके कमजोर होता जा रहा हूं, पर तुम्हारे जैसे दोस्त जिसके साथ रहे वो कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। एक बात है, तुम सब बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। आपस में ही बातें करके खुद को विजयी घोषित कर लेते हो। मुकाबला करना है तो आ जाओ। इस बार पहले वाली गलती कभी नहीं करूंगा। आओ, मुकाबला करो। वैसे तुम भी बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। मैंने सोचा था इस सफर में मारकाट नहीं करूंगा, लेकिन बिना मारकाट के मजा नहीं आता। चलो, शुरुआत तुमसे ही करूंगा। इतना बोलकर जिन तुरंत उस एक आंख वाले राक्षस पर हमला कर देता है। दोनों लोग में काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन दोनों के मुकाबला बराबर थे और कुछ देर बाद एक आंख वाला राक्षस मारा जाता है। ओहो बड़े भैया, मजा आ गया। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारे अंदर सच में इतनी शक्तियां कि तुम किसी का मुकाबला कर सकते हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना लंबा सफर करने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी सारी ताकतें बची है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हम चिरागी गुफा के बहुत करीब हैं। कसम से मुझे आभास हो रहा है कि जैसे कोई चिराग हम सबको बुला रहा है। सबको नहीं मदन, सिर्फ तुमको बुला रहा है, क्योंकि तुम ही उसे चिराग के असली हकदार हो। हाँ मदन, मैं जैसे ही चिरागी गुफा के करीब पहुंचूंगा वैसे गायब हो जाऊंगा। मैं उस चिराग के अंदर कैद हो जाऊंगा। अगर तुम समय रहते चिराग को रगड़ दिए तब मैं फिर से अपने नए ऊर्जा के साथ बाहर निकलूंगा। फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतना बोलकर सभी आगे बढ़े। और चलते चलते आखिरकार उन्हें चिरागी गुफा दिख ही गई और देखते ही देखते जिन्न गायब हो गया। जिन्न के गायब होते ही वे दोनों तुरंत उस गुफा के अंदर चले गए और फिर उन्हें एक चिराग रखा हुआ दिखाई दिया। मदन उस चिराग को रगड़ता है। चिराग को रगड़ते ही जिन्न बाहर आता है और बहुत खुश हो जाता है। ओहो, मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल गईं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम जो मांगो मैं उसको दूंगा। तुम जैसा मांगो मैं वैसा बना दूं। मेरे पास फिर से वही शक्तियां वापस आ गईं। जिन भाई, पता नहीं क्यों आपको इस तरह खुश देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने दोस्त के काम आया। मैं अपने भाई के काम है जिसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई है। आज हम दोनों भाई मिलकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया। बस करो भाई, इमोशनल कर दोगे क्या? अभी और सफर है, लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो अमृत कुंड की ओर। अरे जिन्न भाई, अब तो रहम कर यार। कम से कम अब तो हम सबको गायब करके लेकर चल, क्योंकि हम सब थक चुके हैं। इतना तो कर ही सकता है। क्यों नहीं, अब हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो, आबरा का डाबरा है जिन्नी शक्तियां, मेरे दोस्त को मेरे साथ अमृत कुंड की ओर ले चलो। इतना बोलकर वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से वे सभी रुक जाते हैं। रुको मदन पंडित, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। कोई ऐसा है जो मुझे रोक रहा है और पास में ही अमृत कुंड तालाब है। हमको लगता है उसका रक्षक है। हे तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आ जाओ। इससे पहले मैं कुछ करूं, कृपा करके मेरे सामने आ जाओ। मैं हूं अमृत कुंड तालाब की रक्षिका। मैं किसी बुरी आत्मा को उस तालाब के पास जाने नहीं देती, लेकिन तुम्हें रोकना मतलब ईश्वर की बातों को ना मानना।
तुमने उस राज्य में 3 लोगों की मदद की थी और उनकी दुआ तुम्हारे साथ है, और आज उनके ही कारण तुम अमृत कुंड तालाब के पास जा पा रहे हो। चलो, आप सभी मेरे साथ उस तालाब तक। समय मत बर्बाद करो। इतना बोलकर रक्षिका उन तीनों को अमृत कुंड के पास ले जाती है। और फिर जिन तालाब के पास जाता है, अमृत कुंड जल को ले लेता है और फिर दोनों लोग को लेकर जिन राजा के पास जाता है, और फिर बकरी जल पीते ही एक राजकुमारी में बदल जाती है। फिर राजा उन सबको धन्यवाद करता है और फिर जिन उन सबको आसमान की सैर राते हुए मदन के गांव लाता है। तो दोस्तों, कैसा रहा मेरा सफर? अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर बताएं। इस बार भी क्या एक नया सफर जारी किया जाए? हाँ भाई लोग, कमेंट्स में अपना नाम लिखें और ये भी बताएं आप कहां से देख रहे हैं। अगर इसका एक और भाग आया तो अगली वीडियो में आपका नाम दिखाया जाएगा।